हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट हो चुका था अपना नेशनलिज्म इन इंडिया और आज हम चलेंगे सिविल डिसोबीडियंस की साइड। लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था विद खिलाफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ती है स्टोरी। 1922 में फरवरी में महात्मा गांधी ने विड्रॉ करने का निश्चय कर लिया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। क्या रीजन था उसके पीछे का, ये तो आपको पता है कि वायलेंस बहुत फैलता जा रहा था इंडिया में। और इससे बड़ा भी एक इंसिडेंस हुआ, कहाँ पर हुआ, वो हुआ चौरी चौरा में। चौरी चौरा एक प्लेस है गोरखपुर यूपी में। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मार्केट में एक आराम से पीसफुल एक मूवमेंट चल रहा था और उस पर पुलिस ने बहुत ब्रूटली, बहुत ही बर्बरता से उनके ऊपर क्या किया था, लाठीचार्ज किया। उसमें एक वो पूरा मार्केट समझ लो, वो एक जैसे शमशान होता ना, इस तरीके से वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। इस एक जो इंसिडेंट से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, अब आगे किसी भी मूवमेंट के लिए लोगों का एकजुट होना, फॉर मास स्ट्रगल सत्याग्रह नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। सत्याग्रही इसका ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लगने लगा था कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। इसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे इस मूवमेंट को और आगे बढ़ा लेकर के जाने के लिए अभी हमें और ट्रेंड होने की, और सीखने की, और समझने की, और एकजुट होने की जरूरत है, ठीक है। ये तो बात महात्मा गांधी के पास चल रही थी। बात क्या हुई, कांग्रेस लीडर भी चाहते थे, वो भी चाहते थे कि भाई किसी भी तरीके से हमको अब इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर थे, है ना, वो चाहते थे कि भाई अगर हम इन्हीं कामों में लगे रहेंगे तो जो हमारी एक ये जो कमेटी बनी हुई है, हमारा जो एक सभा बनी हुई है, उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, काम सब होंगे, है ना। तो कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविजनल काउंसिल। प्रोविजनल काउंसिल क्या चीज थी, ये सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बनी हुई थी प्रोविजनल काउंसिल। इसके इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे और यहाँ जीतना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो एक पोस्ट पर आ जाए। ये लीडर कौन थे, ये लीडर थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। ये लीडर मेन लीडर थे, के नाम बता दें, बाकी लीडर्स बहुत थे। ये लोग ये चाहते थे कि ये तो चल रहा है ना, मूवमेंट्स तो चल रहे हैं, है ना, चाहिए भी हमको सब कुछ, लेकिन ब्रिटिशर्स को हराना इतना आसान नहीं है ना। उनकी पॉलिसीज के खिलाफ लोगों को लेकर के आना इतना आसान नहीं है। तो वो चाहते थे कि नहीं, जो कांग्रेस ये जो बनाया हुआ है काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल, इसमें उनका पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माने अगर हम किसी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, लेट सपोज कि अगर हम किसी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो पोस्ट पर पहुंचने के बाद हमें वो अधिकार मिल जाएंगे, उसके थ्रू हम अपनी बात को कह सकते हैं। अगर बात ऐसे नहीं बन रही है तो बात वहां जाकर के हम कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, समझ गए। ये तो इन लोगों ने अपना प्रपोजल रखा था, मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन जो यंग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इसके खिलाफ थे। वो कह रहे थे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो हमको ऐसे नहीं होगा और हमें तो प्रॉपर तरीके से सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा और उसके बाद ही हमको कुछ हासिल होगा। इसका मतलब ये जो कांग्रेस के जो अंदर ही डिबेट की कंडीशन आ चुकी थी, वो आपस में ही उनमें क्लैशिंग हो रही थी कि हम करें क्या, ठीक है ना। अब इसी के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आ गया। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड देखो आना ही था, है ना। इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री के अंदर, तो डिप्रेशन का पीरियड आया। माने फसलें हो नहीं रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, चीज़ों के प्राइसेस, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी वस्तुएं थी उसके प्राइसेस बहुत ज़रूर से ज़्यादा नीचे गिर गए, है ना। फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं था उसे खरीदने के लिए, फिर भी पैसा नहीं था उसे खरीदने के लिए। किसान बहुत परेशान थे, उन्हें जो कॉस्ट वो लगा रहे थे खेतों में वो भी उनका पूरा नहीं मिल पा रहा था। तो 1930 का पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री में, वो उसे ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है। और इसके साथ एक और आ गया, वो आया साइमन कमीशन। अब देखते हैं साइमन कमीशन क्या था और इसका किस तरीके से विरोध किया गया। चलते हैं ग्रेट डिप्रेशन की साइड।
बताया था अभी, ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, कोई यहाँ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही था, वर्ल्ड वाइड था, है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, उसकी डिमांड भी नहीं थी मार्केट में, तो एक्सपोर्ट भी नहीं था, माने एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो जो पीसेंट्स थे वो अपने बनी हुई चीज़ों को, अपनी उगाई हुई चीज़ों को बेच नहीं पा रहे थे, और जब वो बेच नहीं पाएंगे तो वो क्या रेवेन्यू पेड करेंगे, तो वो रेवेन्यू पेड नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो स्थिति बन गई थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय और शोचनीय थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है 1930 में, जहाँ पर लोगों को पास न पैसे थे, न खाने के लिए, न ही किसी और काम को करने के लिए। ठीक है, भले ही चीज़ें बहुत सस्ती थी, भले ही चीज़ें बहुत सस्ती थी, लेकिन वो सस्ती चीज़ को खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। समझ रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी के बीच में अभी हमने आपको बताया कि साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन क्या था, ये टोरी गवर्नमेंट थी यहाँ पर ब्रिटेन में, है ना। टोरी गवर्नमेंट कहाँ थी, ब्रिटेन में। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूट किया था, एक स्टेटरी कमीशन बनाई थी, स्टेट मैंने एक वैधानिक कमीशन बनाया हुआ था, वो भी सर जॉन साइमन के अंडरटेकन में। जो इसके हेड थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन थे, ब्रिटेन में बनी थी। वहाँ से इसको इंडिया में लेकर के ये लोग आए, इस कमीशन को। और इंडिया में किस लिए लेकर के आए थे, इसलिए लेकर के आए थे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी गतिविधियों पर और जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस गतिविधियों पर ये निगाह रखेंगे। कमीशन मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, उसे कमीशन कहा जाता है, जिसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कहा गया। इंडिया में आ गया था 1928 में आ गया था इंडिया में। अब ये आने के बाद इसका बहुत बुरी तरह से इसका विरोध किया गया, जगह जगह लोगों ने इसका विरोध किया, मार्च निकाले गए, लोग सड़कों पर उतर आए, धरने दिए गए, स्ट्राइक की गई, साइमन गो बैक, ये होर्डिंग्स बनवाए गए, इसका स्लोगन दिया गया था, साइमन गो बैक। ठीक है, अच्छे से किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी चेक करने के लिए था, प्लस जो फंक्शनिंग थी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, उसको ये देखते थे, और उसमें ये लोग चाहे जब उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो उस टाइम पे बना हुआ था, इस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते थे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि उसमें सारे ही वाइट कॉलर के लोग थे। वाइट कॉलर लोग मतलब सारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। और जब कोई भी इंडियन नहीं था तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया के लिए तो वो कुछ नहीं करना चाहेंगे। ठीक है ना, उनका जो झुकाव रहेगा अगर हम देखेंगे वो यहाँ पर इम्पार्शियल हो सकते थे। ठीक है ना, ठीक, क्लियर हो गया मेरी बात। इसलिए इसका साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत विरोध किया गया। चलें आगे, 1928 में आया। 1929 में लॉर्ड इरविन को ये बात समझ में आ गई कि भाई इनको दबाना इतना इजी नहीं है जितना कि हमको यहाँ पर लग रहा है। अब लगने के बाद में हुआ क्या, यहाँ पर ये शुरू होने के बाद अब बात आ जाती है, हम आगे चलते हैं इसको। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि भाई किसी भी तरीके से मामला यहाँ पे सुलझ जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम राउंड टेबल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपकी कांग्रेस के सारे लीडर्स इसमें आए और उसमें बात को रखा जाएगा और सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, फ्यूचर स्पेसिफाइड हम इंडिया का कर देंगे। आगे चलते हैं, आगे फिर क्या हुआ, फिर हम जब आगे चलते जाएंगे फिर होगा। पर जितने भी जो लोग थे कह तो दिया गया, लेकिन वो लोग उस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लग रहा था कि भाई ये झूठ बोल सकते हैं, ऐसा होगा, झूठ बोलेंगे। चलते आगे, 44 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लाहौर में 1929। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लीडर सारे वहाँ पहुँचे। ये हो गया सब कुछ, और सब तैयार भी थे। लेकिन और क्या हुआ, माने उनको ये लगने लगा कि शायद पूर्ण स्वराज हमें मिल जाए, ये बात भी उनके सामने रखी गई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम्हारा हो गया, हाँ ठीक है कर लो, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई, सब हो गया। 26 जनवरी 1930 इन लोगों ने उसको इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है,
समझ रहे हैं ना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी भी थे उसमें। और उन लोगों ने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हमारा भाई यहाँ पे ये लोग सब चले जाएंगे, हो जाएगा और हम लोग पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज हमें मिल जाएगा। ठीक है, लोगों को तो इनवाइट कर लिया गया और कहा गया कि ठीक है, हम अब हम सेलिब्रेट करेंगे अपने इंडिपेंडेंस डे को। दिन आ गया, 30 जनवरी आ गया, है ना, सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी बहुत काम ऐसे इन लोगों ने किए थे। महात्मा गांधी के इतने सारे मूवमेंट्स हुए, सब फेल हो गए, फिर हुआ, फिर कुछ हो गया, फिर हुआ, फिर तो लोगों का ट्रस्ट इन लोगों में से हट चुका था। वो कहते अरे ये तो बार बार मूवमेंट लेके आते, बार बार चले जाते, बार बार मूवमेंट लेके आते, बार बार चले जाते। इससे जो गरीब लोग थे उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे। वो अपना घर बार छोड़ करके मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट फिर फेल हो गया, फिर वो घर बार छोड़ करके अपना खाना पीना सब छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके फिर मूवमेंट कर रहे हैं, फिर मूवमेंट फेल हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ट्रस्ट उन लोगों में से पूरी तरीके से हट चुका था। हटने के बाद में इसलिए जो 1930 को 26 जनवरी को ये डिक्लेयर किया गया था, ये दिन पूरी तरीके से फेल हो गया। और महात्मा गांधी को लगने लगा कि नहीं, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ लोगों को पहले लोगों को एकजुट करें, पहले लोगों को अपने साथ लें सबको, और ऐसे लोगों को जो कैसे हैं, जो थोड़े से कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको साथ में लेकर के चलें तो हम शायद उस जगह तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये शुरू हो गया था 1930 में, आज़ादी कब मिली? 1947 में जाकर के। 17 साल का और स्ट्रगल बाकी था, अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी। चलते हैं, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने शुरू किया कि नहीं, उनको समझ में आ गया ना कि हमको छोटे लोगों को साथ में लेना। यहीं से शुरू हुआ था डांडी मार्च, यानी कि सॉल्ट मार्च। चलते हैं सॉल्ट मार्च की साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्ट मार्च। क्या हुआ था सॉल्ट मार्च में? ये अभी हमने बताया आपको कि गांधी जी को लगने लगा था कि किसी भी एक ऐसी कॉमन चीज़ को हम ले लेते हैं जो सबके काम की हो, तो किसी भी तरीके से सब लोगों को यूनाइटेड किया जा सके, राइट। बस इसीलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी रोट अ लेटर टू द वायसराय इरविन। उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड को लिखा कि हम सब भारतवासी इन 11 डिमांड को चाहते हैं। उन 11 डिमांड में उन्होंने कुछ चीज़ें मिडिल क्लास के लिए, कुछ हाई क्लास के लिए और कुछ पीसेंट्स के लिए, सबको ध्यान में रखते हुए वो 11 डिमांड रखी गई थी, जिससे उनको ये पता लगे कि हाँ, भारत में इतने तरीके के लोग भी रहते हैं। समझ गए? देखा है ना, जैसे सम फॉर जनरल इंटरेस्ट, कुछ डिमांड उसमें जनरल इंटरेस्ट की थी, तो कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी। पीसेंट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक उन्होंने उस डिमांड में कवर कर दिए थे। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट पे लगे हुए टैक्स को अबॉलिश करने की। सॉल्ट, नमक, जो सब खाते हैं, चाहे वो एक बहुत ही गरीबी के इंसान हो या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास इंसान हो, तो ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था। बस नमक पर टैक्स को हटाने की डिमांड वो समझ में आ गई कि वो एक कॉमन डिमांड है, इससे हम सबको अपनी साइड कर सकते हैं। ठीक है, अबॉलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स वाज कॉमन टू ऑल। लेटर लिख दिया। लेटर में उन्होंने उनको एक अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 11 मार्च तक इन्होंने ये पूरा नहीं किया हमारी डिमांड को, तो फिर वो भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा अरे ठीक है, रिस्पॉन्स वहाँ से कुछ आया ही नहीं, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया। तब गांधी जी ने क्या किया, ना कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। तो गांधी जी ने अपने फेमस सॉल्ट मार्च को अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट कर दिया। कहाँ से? वो अपने आश्रम से गए थे साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। अपने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है इनका, वहाँ से लेकर के और वहाँ तक ये पैदल पैदल निकल गए। जब गए तब उनके साथ सिर्फ कितने थे? 78 ट्रस्टीज थे, और रास्ते में जो मिलने वाले लोग थे वो धीरे 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 हजारों की तादाद में लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि वो एक दिन में तो पहुंच नहीं गए, वही तो पैदल पैदल जाना था ना इनको। चलते चलते हर दिन रुकते थे, फिर रात कहीं स्पेंड करते थे, फिर चलते थे। तो लोग इतने इम्प्रेस होते जा रहे थे गांधी जी से, इतने ज़्यादा
इम्प्रेस होते जा रहे थे, उनको समझ रहे थे, उनकी बातों को समझ रहे थे, और वो ये भी समझ रहे थे कि वो जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए उनके साथ, और वो सारे कोस्टल टाउन डांडी में उनके पास पहुंच गए। और 6 अप्रैल को 11 मार्च 6 अप्रैल समझ गए, 6 अप्रैल को डांडी गांधी जी पहुंच करके उन्होंने पहली बार सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, यानी तोड़ा, बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर बाय बॉइलिंग दैट। सी वाटर को उन्होंने उबाल करके खुद का नमक बनाया, और इस तरीके से सॉल्ट लॉ को यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये पहली बार उन्होंने डिसओबीडियंट का काम किया था, है ना। बल्कि महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे ना, वो हमेशा वो कहते थे कि ठीक है हम आप जो कहेंगे, लेकिन सत्य का साथ देते थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार उन्होंने इस नियम को तोड़ा था। क्या होना था फिर, तो पूरे में ये बात तेजी के साथ स्प्रेड हो गई। अब क्या था, लोग ये भाई आप एक बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। हम डिसओबीडियंट करेंगे लेकिन सिविल तरीके से करेंगे, सभ्यता के साथ, मारपीट करके नहीं, सभ्यता के साथ। बस इसी को तो सिविल डिसोबीडियंट कहा जाता है ना। बात नहीं मानेंगे लेकिन सभ्यता के साथ, समझ गए। बस यहाँ से सिविल डिसोबीडियंट की मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। ये जो यहाँ पर समझ लीजिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, और यहाँ से सच में हमारे पास आज़ादी आना स्टार्ट हुई थी। अब सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, तो जितने भी लॉ थे, है ना, वो धीरे धीरे यहाँ लोगों ने फैक्ट्री खोल दी बड़ी बड़ी, अपनी खुद का नमक बनाने के लिए। ब्रिटिशर्स के सामने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने लगी, और वो कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब अब तक जो हम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी, यूनाइटेड नहीं थे लोग। तो जो जैसे रिजर्व एरिया में लोगों को जाने के लिए मना कर दिया गया था, फॉरेस्ट एरिया में, वो उन्होंने तोड़ दिया, वो लोग वहाँ जाने लगे, समझ गए, है ना। जो लिक्विड की शॉप्स थी वो पूरी तरीके से वहाँ से हटा दी गई, लिक्विड नहीं बिकेगा। जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू टैक्सेस पेड करना पड़ता था, लोगों ने रेवेन्यू पेड करना बंद कर दिया। तो लोग अब सिविल डिसोबीडियंट, अब उनकी बात नहीं मानेंगे। अब वो जो जिसके लिए कहेंगे वो हमें नहीं करना, अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वो अब हमें नहीं करना। इस तरीके से यहाँ से सिविल डिसोबीडियंट की स्टार्टिंग हो चुकी थी। लेकिन रिजल्ट्स तो इसके आने ही थे हमारे सामने। तो वो रिजल्ट अब क्या है हमारे सामने, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के आगे बढ़ने के बाद, जैसे सॉल्ट लॉ और सॉल्ट लॉ के बाद भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलने इसके बिल्कुल अननेचुरल थे कि क्या निकल के आएगा भाई सामने। ठीक है, इतने लॉज आप ब्रेक करते चले जा रहे हैं, तो क्या ब्रिटिशर्स क्या कमजोर थे क्या? क्या उनके उन्होंने क्या दिया, है ना। क्या हुआ, गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें नाम आता है एक अब्दुल गफ्फार खान। ये गांधी जी के भी काफ़ी क्लोज थे, है ना, और कांग्रेस के एक बहुत अच्छे लीडर थे। उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। एंग्री क्राउड प्रोटेस्टेड इन द स्टेट ऑफ द पेशावर। पेशावर के लोग की सड़कों पर, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, है ना, सड़कों पर उतर गए, खूब प्रोटेस्ट हो रहा था। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। महात्मा गांधी भी खुद ही अरेस्ट हो गए। इन सोलापुर वर्कर्स अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, जो सिंबलाइज ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे ना, ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स को, ऐसी ही बिल्डिंग्स पर उन लोगों ने अटैक कर दिए। किन लोगों ने? जो वर्कर्स थे यहाँ पर। इस सबसे गुस्सा होकर के उन लोगों ने क्या किया? ब्रूटल रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड। उन्होंने इतनी, जो ये पीसफुल सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रही कर रहे थे, इन लोगों को बुरी तरह से बर्बरता के साथ इनको कूटा और मारा गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। बच्चों को मारा गया, लेडीज़ को मारा गया, और 1 लाख लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी परेशान हो गए, और उन्होंने आखिर में ये निश्चय कर लिया कि भाई इससे तो इस मूवमेंट को ऑल ऑफ कर लिया जाए। समझ गए? तो जितनी तेजी के साथ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उठा, उतनी ही तेजी के साथ महात्मा गांधी ने ये निश्चय कर लिया कि भाई नहीं, इतना वायलेंस कहाँ तक, इतना वायलेंस कहाँ तक। तो वापस उन्होंने इसको लेने का निर्णय कर लिया। चलते हैं इरविन पैक्ट की साइड। ये इरविन पैक्ट क्या था? चलते हैं भाई,
आज के इस वीडियो के लास्ट अपने टॉपिक की साइड, और हमने भी बताया था आपको इरविन पैक्ट के बारे में। तो भाई ये इरविन पैक्ट क्या था? इतना सब कुछ हो रहा था, है ना। तो उस टाइम पे ही गांधी जी का इरविन, लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट हुआ। पैक्ट मतलब एक तरीके की संधि होती है, सॉरी पैक्ट लिख दिया, पैक्ट है ये, पैक्ट में संधि होती है ना। वही 5 मार्च 1931 को, है ना, इसको इरविन पैक्ट का नाम दिया गया। इसमें क्या किया उन्होंने, है उन्होंने कहा गांधी जी से, क्योंकि समझ में आ रहा था, वो उनको भी समझ में आ रहा था कि ये लोग रुकेंगे नहीं, इनको भी, इन लोगों को भी समझ में आ रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा बर्बरता के साथ लोगों को मारते पीटते हैं। तो दोनों साइड से प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। तो उन लोगों ने, इरविन ने गांधी जी के साथ एक ये समझौता किया कि वो एक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कांग्रेस ने इसका बायकॉट कर दिया था, माने कांग्रेस का कोई भी लीडर इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि ठीक है, हम ये सब नहीं करेंगे, और आपके जितने भी जो लोग जितने अरेस्ट किए हैं हमने, उन सब लोगों को हम यहाँ से छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आप वहाँ पर आकर के और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इतना हो गया, गांधी जी इस बात पे मान गए, और गांधी जी फिर दिसंबर 1931 में लंदन गए। लेकिन जैसा सोच के गए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो जब वो लौट कर के आए तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस था ये फेल हो गया। और जब वो लौट कर के आए तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जो वो सोच के गए थे ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स किसी भी बात के लिए राजी नहीं थे। और जब वो लौटे तो इंडिया में हालत बहुत बुरे थे। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान अभी तक जेल में ही बनते, तमाम कांग्रेस के लीडर्स वो जेल में बनते, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, और गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इन लोगों के साथ ट्रीट कर रही थी। लौट करके गांधी जी ने सिर्फ इतना ही गांधी जी को समझ में आ गया कि नहीं, ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो उन्होंने वापस ले लिया, इसको अब रीलॉन्च किया जाएगा। समझ रहे हैं आप स्टोरी? कितना स्ट्रगल किया था उन्होंने हमारे लिए, कितना स्ट्रगल। उसके बाद आज हम एक खुले देश में सांस ले पा रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट स्टोरी के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। जब तक के इसको रिवाइज करें, अपने कुछ पर्सनल नोट्स बनाएं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।